हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएससी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। उसके कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम जो चैप्टर का नाम है दैट इज रेडियो एक्टिविटी उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल्स और पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। So in 1896, the phenomenon of radioactivity was first discovered by Henry Becquerel. देखिए, आपको अच्छी तरह पता है बेटा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, और मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास के अंदर दो तरह के आइसोटोप्स बताए थे। पहला बताया था मैंने आपको बेटा स्टेबल आइसोटोप, और दूसरा मैंने बताया था बेटा आपको अनस्टेबल आइसोटोप। जो आपका स्टेबल आइसोटोप है बेटा, उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि अगर एक ऐसा आइसोटोप जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है तो उस कंडीशन में वो आइसोटोप क्या होता है, आपका स्टेबल होता है। और अनस्टेबल के लिए बताया था जब आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो उस कंडीशन में वो जो आइसोटोप होता है वो एक अनस्टेबल आइसोटोप होता है। अब जो अनस्टेबल आइसोटोप होता है ना, अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए अपने में से कुछ रेडिएशंस बाहर निकालता है। और हम इस चैप्टर के अंदर इन्हीं रेडिएशंस को स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली हमारे पास तीन तरह की इसमें से रेडिएशन निकलती है, जो कि होती है बेटा एक पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है नेगेटिवली चार्ज, और एक ऐसा जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है। जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है बेटा, हम उसको आज की डेट में जानते हैं कि वो अल्फा पार्टिकल है। जो हमारा नेगेटिवली चार्ज है बेटा वो हमारा बीटा पार्टिकल है। एंड वो रेडिएशन या वो पार्टिकल जिनमें कोई चार्ज नहीं है उसको हम बोलते हैं द गैमा पार्टिकल या गामा रेडिएशन। तो ये हो गया अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, और एक होता है बेटा आपका गामा रेडिएशन। आई होप ये आपको थोड़ा जो बेसिक है कि एक्चुअली में ये रेडिएशन क्यों निकलते हैं ये समझ में आ गया होगा। देखिए, सिंपल सी बात है, नेचर के अंदर हर चीज अपने आप को स्टेबिलिटी में लाना चाहती है, और अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए जो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस में से तीन तरह के रेडिएशन निकालते हैं। पहला रेडिएशन वो जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है वो हमारा अल्फा रेडिएशन हो गया। दूसरा रेडिएशन वो जो आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है जिसको हम बीटा रेडिएशन कहते हैं। और तीसरी रेडिएशन वो जिनके चार्जेस मतलब जिनके पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता, तो वो हमारा होता है गामा रेडिएशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहली बात यह है बेटा कि जितने भी एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, मतलब ये कि पीरियोडिक टेबल में ना जो लेड है ना उसके बाद वाले सारे जितने भी हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं बेटा नेचर के अंदर। एंड उसका रीजन क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना बेटा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं, और इसी वजह से वो आपके रेडियो एक्टिव है नेचर के अंदर। इसलिए इनको नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी कहा जाता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बेटा ये है कि कोई भी चेंजेस हो, चाहे हम उसके बात कर रहे हैं फिजिकल चेंज की, चाहे हम बात करें केमिकल चेंज की। फिजिकल चेंज का मतलब क्या हो गया, चाहे आप प्रेशर में चेंज लेके आओ चाहे आप टेम्परेचर में चेंज लेके आओ। केमिकल चेंज का मतलब क्या हुआ, चाहे आप उसको ज्यादा हीटअप कर दो, चाहे आप उसको फ्रीज कर दो, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर रख दो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो, मतलब कुछ भी कर लो आप, उसका जो रेडिएशन का जो नेचर है ना, पहली बात तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रेट ऑफ डिके में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ये रेट ऑफ डिके का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिके का मतलब होता है कितनी तेजी से या कितने स्लोली जो रेडिएशन है वो आपकी बाहर आएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने मतलब आपने प्रेशर तेज कर दिया या टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा जल्दी जल्दी निकलेंगे या स्लो डाउन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो रेडिएशंस निकलती हैं ये न्यूक्लियस के अंदर से निकलती हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एमिट करना वो थोड़ा बहुत हमारे कंट्रोल में अभी भी है। लेकिन अगर हम सब कुछ अप्लाई कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हम उसके रेट ऑफ डिके या नेचर ऑफ रेडिएशन को हम अगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एक न्यूक्लियर फिनोमिनन है।
आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और बेटा चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ऐसा कोई लॉ नहीं है जो हमें ये बता दे कि अब किस पर्टिकुलर मोमेंट में कौन सा पार्टिकल जो है वो एमिट आउट होगा। मतलब देखो ये एक बिल्कुल ना रैंडम फिनोमिनन है। देखो यहां पे लिखा भी है कि क्या है, ये एक रैंडम फिनोमिनन है। हमें पता ही नहीं है कि अब मान लीजिए अभी इस टाइम आपका अल्फा पार्टिकल निकल गया, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट पार्टिकल होगा वो अल्फा ही हो, ये भी हो सकता है बीटा हो, ये भी हो सकता है गामा हो। हमें नहीं पता कि कौन सा पार्टिकल आपका एमिट आउट करेगा, पहली बात। दूसरी बात, हमें यह भी नहीं पता कि हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल अभी निकला हो तो होने को आपके कुछ 1 घंटे बाद ही जाके अल्फा पार्टिकल निकल जाए, और यह भी हो सकता है कि नेक्स्ट पार्टिकल 1 साल बाद आके निकले। तो हमें हमारे पास कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो हमें इसको प्रिडिक्ट करके बता सके कि अगर अब ये अल्फा पार्टिकल निकला तो नेक्स्ट वाला कौन सा निकलेगा और कब निकलेगा। तो हमें इसके बारे में नहीं पता। सो बेटा 1903 के अंदर ना बेटा रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये जो रेडिएशन थी ना इनके नेचर को समझ लिया था। मतलब नेचर का बेसिकली मतलब होता है कि यार मास वाइज कौन सा हैवियर है कौन सा लाइटर है। मतलब ये भी समझ लिया था कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज है कौन सा नेगेटिव चार्ज है और ऐसा कौन सा जिसमें कोई चार्ज ही नहीं है। तो उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि हमारे पास बेटा देखो ये क्या है, ये एक लेड कैविटी है। व्हाट इज दिस? दिस इज लेड कैविटी। इस लेड कैविटी के अंदर में रखा गया एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब जो रेडिएशन है वो ऑब्वियस है इसमें से बाहर निकलेंगे बेटा। तो पहले क्या किया इन्होंने, इन्होंने इसको पास करवाया मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, ठीक है। अब बेटा आप सोच रहे होंगे ये क्रॉस का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूं बेटा। देखिए मान लीजिए कि एक एरो है और वो एरो आपकी तरफ आ रहा है। अगर एरो आपकी तरफ आएगा तो आपको क्या नजर आएगा, आपको दिखाई देगा द टिप ऑफ एरो। तो इसलिए वो क्या है, हम उसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर वही एरो आपसे दूर जा रहा होगा तो हमें उसके पीछे का जो क्रॉस है वो दिखाई देगा। और इसलिए जब भी मैग्नेटिक फील्ड को हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना हो जैसे कि वो आपसे दूर जा रही है, तब हम वहां पर क्रॉस लगाते हैं। और अगर हमें ऐसा शो करना हो पेपर पे कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही है, तब हम वहां पे डॉट लगाते हैं। तो डॉट और क्रॉस का बेसिकली मतलब तो यही है। दूसरी बात, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है ना, तो अपने पास से वो डेविएट हो जाता है। अब जिस तरफ उसको फोर्स लगेगी उसी तरफ आपका चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। हमें कैसे पता वो कहां मूव करेगा और किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी? उसके लिए लगाया जाता है बेटा आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है बेटा, हमारे पास ना थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि ये आपस में परपेंडिकुलर हो। पहली बात तो ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इसको याद करने का तरीका है FBI। तो मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, दैट इज FBI, जिसमें F का मतलब होता है फोर्स। मतलब ये थंब मुझे बताएगा कि किस डायरेक्शन में मेरे चार्ज पार्टिकल को फोर्स लग रही है। B बताता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि M से रिप्रेजेंट होता है, पर हम उसको B से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये मेरा है बेटा मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। और I जो है बेटा वो मेरे करंट को बताएगा। क्या बताएगा? करंट को। अब आप बोलेंगे सर इसमें करंट कहां पे आ गया? एक्चुअली पता क्या बात है, मैंने एक्चुअली इसको आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इजी किया है इसको। एक्चुअली में क्या है, आपको पता है ना कि करंट की डायरेक्शन बेसिकली पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को बताता है। मतलब अगर मान लीजिए करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन है ऑफ कोर्स वो कहां जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को शो करना है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट की डायरेक्शन को शो करना है, ठीक है। डोंट वरी, मैं करके दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना लेफ्ट जो हैंड है उसकी जो 3 फिंगर्स हैं उनको इस तरह से क्या करना है, स्ट्रेच करना है पहले, ठीक है। करके देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है,
पहली बात, ये जो बीच वाला है ये बेटा आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। जो क्रॉस का मतलब है कि आपसे दूर जा रहा है। आपने क्या करना है कि इसको अपने अवे, हम मतलब जो जैसे मैं हूं तो मैंने अपने से दूर इसको रखा है, तो अवे फ्रॉम यू लाइक दिस, इस तरह आप रखोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, मान लेते हैं बेटा हम अभी बात कर रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज की। किसकी? पॉजिटिव चार्ज की मान लो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी? पॉजिटिव चार्ज की भी मैं बात कर रहा हूं। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमें डिस्टर्ब नहीं करना, बस अपने हैंड को इस तरह से रोटेट करना है कि अब ये मेरे करंट की डायरेक्शन को शो करे। देखिए चार्ज पॉजिटिव ऊपर जा रहा था तो करंट उसके डायरेक्शन में शो होगा। ये जो थंब है ये क्या बता रहा है? ये मेरा बता रहा है कि उस चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो साफ दिख रहा है ना बेटा कि लेफ्ट साइड जा रहा है आपका। इसी वजह से जो आपका ये जो चार्ज है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा ना, ये एकदम से कहां चले जाएगा? अपने लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेगेटिव चार्ज की। अब अगर नेगेटिव चार्ज यहां से निकलेगा तो क्या होगा? बड़े ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी क्रॉस है, मतलब अवे फ्रॉम यू ऐसे दिखाऊंगा, बट इस टाइम मेरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलूंगा, नेगेटिव चार्ज, अगर मेरा नेगेटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो मुझे करंट को नीचे शो करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है ना। तो अब ये क्या बता रहा है कि फोर्स उस नेगेटिव चार्ज पे इस तरफ एक्ट करेगी, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे बेटा, आपका जो नेगेटिव चार्ज होगा, मैं थोड़ा उसको अलग से दिखाता हूं, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो बेटा इस तरफ आपका मूव कर जाएगा। तो आपने देखा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर चला गया और जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर चला गया, और एक जिसपे कोई चार्ज ही नहीं है ना, एक वो जिसपे कोई चार्ज ही नहीं है, वो सीधा आपका ऐसे निकल जाएगा बिना किसी डेविएशन के, क्योंकि बेटा चार्ज की वजह से ही फोर्स एक्ट करती है। चार्ज पॉजिटिव है तो देखो एक तरफ चला गया, चार्ज अगर नेगेटिव है दूसरी तरफ चला गया। और हाँ, अगर बाई चांस आपके पेपर के अंदर क्रॉस का डॉट आ गया ना, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो लेफ्ट चले जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका राइट चला जाएगा, मतलब ये स्विच हो जाएंगे। और ये जो बीच वाला है वो तो एज इट इज ही जाएगा। ठीक है। तो ओके बेटा, तो एक्सपेरिमेंटली जैसे मैंने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, तो अल्फा पार्टिकल जो है वो इधर चला जाता है, जो आपका बीटा पार्टिकल है वो राइट साइड चले जाता है, और जो आपका गैमा पार्टिकल है वो आपका सीधा चले जाता है। तो इस तरह पता लगता है बेटा हमारे पास तीन तरह के रेडिएशन है, जिनमें तीन मतलब जिसमें दो आपके चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और एक अनचार्ज है। इसमें ना बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा समझने की प्लीज कोशिश करना। ये जो अल्फा पार्टिकल जब टर्न होता है ना, तो बेटा थोड़ा सा लंबा टर्न लेता है, ये थोड़ा आगे जाके टर्न लेता है, और जो बीटा पार्टिकल है वो पहले ही टर्न ले लेता है। इसका मतलब क्या है? इसका रीजन क्या है बेटा? रीजन ये है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो हैवियर है एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल हैवियर होने की वजह से हमारा मतलब ये कह लो कि उसको टर्न करने के लिए हमें जो फोर्स दी गई है ना, हैवी पार्टिकल होने की वजह से वो बड़ी मुश्किल से टर्न होता है, जिसकी वजह से बेटा वो थोड़ा लंबा टर्न लेगा। बीटा पार्टिकल क्या होता है बेटा? लाइटर इन मास होता है, कम फोर्स देके भी हम उसको आसानी से टर्न कर सकते हैं, इसलिए ये पहले टर्न कर जाता है। तो हैवी पार्टिकल होने की वजह से बेटा ये थोड़ा आगे जाके टर्न लेगा, और ये लाइटर पार्टिकल होने की वजह से थोड़ा सा पहले टर्न ले लेगा। तो बेटा इस वजह से ये इस तरह का होता है। मान लो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको पिक्चर ऐसे आ जाए और आपसे पूछा जाए कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा कौन सा गामा, तो समझ जाना बेटा कि जो जो लंबा टर्न ले रहा है वो आपका अल्फा है, जो छोटा टर्न ले रहा है वो आपका बेटा बीटा है, और जो टर्न ही नहीं ले रहा सीधा जा रहा है वो आपका गामा पार्टिकल है, अगर कुछ भी नहीं करना तो। ओके, सो ये तो बेटा बात करी हमने मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? कुछ नहीं, सेम चीज ही है, सेम सेटअप है। मेरे पास लेड कैविटी है, इसमें मैंने क्या पा दिया बेटा? अपने पार्टिकल पा दिया, और एक तरफ क्या है बेटा? मेरा पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, और एक तरफ मान लीजिए बेटा मेरे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज प्लेट है। अब इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है ना बेटा, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी मूव करती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करती है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब मेरा कुछ भी नहीं है, देखो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन जाएगा? नेगेटिव चार्ज वाले ना। तो बस वही होने वाला है, यहां से जो कुछ है आपके वो लेफ्ट साइड जाते हैं बेटा, और जो कुछ है आपके बेटा वो जाते हैं अपने राइट साइड में, और कुछ ऐसे हैं जो बिना किसी डेविएशन के सीधे ही चले जाते हैं। अब फिर से वही सेम बिहेवियर को देखने को मिलता है बेटा कि जो राइट साइड जाते हैं ऑब्वियस पॉजिटिव चार्ज था और लंबा टर्न ले रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? मेरा एक अल्फा पार्टिकल। ये जो लेफ्ट साइड चला गया है
पॉजिटिव वाले ने क्या किया होगा, नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट किया होगा। तो ऑब्वियस है बेटा ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से और हल्का होने की वजह से ये पहले टर्न ले लेता है। तो ये मेरा क्या है, बीटा पार्टिकल है। और बिना किसी डेविएशन के जो सीधा चला गया, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो वो मेरा गामा पार्टिकल हो गया। तो इस तरीके से बेटा हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है और हमारा गामा पार्टिकल क्या है। आई होप आपको ये जो सब चीजें आज मैंने बताई कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और ये एक्सपेरिमेंटली कैसे उसके बारे में पता लगा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया रेडियो एक्टिविटी के बारे में। हमने ये जाना कि एक्चुअली हमारे पास 3 तरह के रेडिएशंस होती हैं और किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो आपका टर्न लेती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।